मोहन जो बिहार में रहता है, अपनी बचपन की दोस्त मंजू से बहुत प्यार करता है। उसके मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं, तो वह भी दिल्ली आया होता है। वो अपनी माँ और पापा के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखता है। मुझे मंजू से शादी करनी है, माँ। मुझे बचपन से ही मंजू ही पसंद है, बस और कोई नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को यह रिश्ता मंजूर है? हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मंजू बहुत अच्छी लड़की है, वे हमारे घर की बहू बने। हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं अभी तुम्हारे भाई को बताकर आता हूँ। मोहन की माँ मोहन के भाई को बताती है, तो वह भी खुश होते हैं, क्योंकि वह भी को उसके बचपन से जानते हैं। शादी का प्रस्ताव अब मंजू के घर वालों के पास जाता है। लेकिन एक रात कुछ बदल गया। उस रात रवि ने एक अजीब सपना देखा। सपने में वो एक पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। जब रवि ने दरवाजा खोला तो वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। वहां कोई आवाज नहीं थी, न हवा, न पक्षी, न इंसान। एकदम शांत। आसमान नीला था, जमीन पर फूल थे और हवा में हल्की धुंध। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, तुम आ ही गए। वो लड़की थी, सफेद कपड़ों में लिपटी, आंखें कजरी और चेहरा एकदम शांत। उसका नाम था नैरा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने कहा। क्यों? रवि ने पूछा। क्योंकि तुम्हें कुछ याद दिलाना है। ये सपना नहीं, तुम्हारी पुरानी जिंदगी है जिसे तुम भूल चुके हो। रवि हैरान रह गया। नैरा ने उसे एक झील के किनारे ले गई, जहां पानी बिल्कुल दर्पण जैसा साफ था। जैसे ही रवि ने उस झील में झांका, उसने खुद को देखा। नैरा ने बताया कि रवि एक योद्धा था, जो एक शापित आत्मा से इस दुनिया को बचा रहा था। लेकिन उस युद्ध में वह मारा गया और फिर उसकी आत्मा मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लिया है। और अचानक रवि की आंख खुल गई। वो अपने कमरे में था, पसीने से भीगा हुआ। क्या यह सिर्फ सपना था या कोई सच्चाई? ये सपना नहीं, कोई अतीत था। कुछ गांव में बहुत ही अजीब सी बात हो रही थी, कुछ भूत प्रेत आत्माओं की। खासकर यह बात है एक गांव हीरापुर की, जहां एक अजीब सी औरत हर पूर्णिमा की रात प्रकट होती थी। लोग कहते थे कि वो आम बेचने आती है। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आती थी और कहाँ चली जाती थी। ये बहुत रहस्यमय था। आज भी पूर्णिमा की रात है। कितना सुंदर चांद निकला है। ठंडी हवा बह रही थी और गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं। तभी गांव के चौक पर एक धीमी धीमी आवाज गूंजने लगी, आम ले लो, हीरापुर की निशानी मीठी आम। नीरज, जो गांव का सबसे निडर युवक था, अक्सर अपने दोस्तों के साथ देर रात तक बाहर रहता था। उस रात भी वह अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा था। वो उस औरत की कहानियों को महज अफवाह मानता था और उसने कहा, अरे भाई, ये सब बुड्ढों की बनाई कहानियां हैं। चलो जरा हम भी देख कर आते हैं। इतनी सुंदर और मीठी आम आई है बेचने। और ये इतनी रात आम आखिर बेचता कौन है? उसके दोस्त थोड़े डरे हुए थे, लेकिन राजा की हिम्मत देखकर वो भी उसके पीछे चल पड़े। गांव के चौक पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक दुबली पतली औरत लाल साड़ी पहने सिर झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह लकड़ी के एक टोकरी में रंग बिरंगी आम रखे बैठी थी। ओ आम बेचने वाली, ये मुंबई की आम है। हमें भी दिखा जरा। देखें तो तेरी आम सच में अच्छी है या बस नाम की है। तभी वो औरत उसको घूर कर देखती है और फिर हल्की सी मुस्कान देते हुए बोलती है, कोई बात नहीं साहब, गलती इंसानों से ही होती है। वैसे इसका मूल्य तो तुम्हें कल पता चलेगा। नीरज ने उसकी ओर हाथ बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसके हाथ औरत के हाथ से छुए, उसे एक ठंडी सनसनाहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे बर्फ के टुकड़े पर हाथ रख दिया हो। उसने झट से हाथ खींच लिया। चल भाई रामू, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। तुझे मजाक करना था, तूने वो कर लिया। अब डर लग रहा है। हाँ भाई, सही बोल रहा है। यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। अरे डरपोक हो, देखो मुझे नहीं पता था तुम इतने डरपोक हो। देखो कुछ नहीं हुआ, ये सब बकवास है। तुम इससे क्यों डर रहे हो? हम घर जा रहे हैं। तुझे चलना है तो चल, क्योंकि यहाँ अब कोई नहीं रुकेगा। अच्छा चलो घर चलते हैं। गुस्सा मत करो, मैं भी चल रहा हूँ घर तुम लोगों के साथ। हाँ, अब चुपचाप सब अपने घर जाकर आराम करो। आज के लिए बहुत हुआ ये सब। लेकिन गांव के कोने में खड़ा एक विशाल और डरावना बरगद का पेड़, दिन में यह आम पेड़ जैसा लगता था, लेकिन रात होते ही इस पर किसी अजनबी शक्ति का साया महसूस किया जाता।
सुबह का समय था। श्यामलाल काका बरगद के पेड़ के बारे में सुना है। मैंने लोग कहते हैं वहां कुछ अजीब होता है। ऐसा मत बोलो बेटा, वो पेड़ अशुभ है, वहां जाना मना है। पर क्यों? क्या सच में वहां कोई आत्मा रहती है? मैंने खुद देखा है उस पेड़ पर सफेद साड़ी पहने एक औरत को, उसकी लाल आंखें, उलझे हुए लंबे बाल, और वो हंसी। उफ, वो हंसी आज भी कानों में गूंजती है। वो कौन थी? उसका नाम था कजरी। उसके साथ गांव वालों ने बहुत अन्याय किया था। कुछ देर वहां रुकने के बाद वो दोनों चौपाल से उठ जाते हैं और एक खोखे की तरफ चाय पीने जाने लगते हैं। राजू भाई, तुम्हें क्या लगता है? क्या गांव वाले सही कह रहे हैं? पता नहीं यार, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। एक पल को तो मुझे ये लगा ये लोग फेंक रहे हैं, लंबी लंबी यूं ही डर का माहौल बनाने के लिए हैं। हम क्यों ना खुद जाके सच्चाई पता की जाए? क्यों, क्या कहते हो? हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था। तुमसे पता तो करना पड़ेगा, आखिर सच्चाई क्या है उस पेड़ की। शाम ढलने लगती है। राजू और कमल को गांव वालों की बातें अफवाह लगी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। वे दोनों बरगद के पेड़ तक पहुंचे। पेड़ का आकार डरावना था। जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, अचानक हवा तेज हो गई। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी पेड़ के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी पेड़ के ऊपर से एक औरत की डरावनी हंसी गूंजी। दोनों की सिटी पिट्ठी गुल हो गई। दोनों गांव की तरफ भागे। पीछे से किसी के पैरों के घसीटने की आवाज आती रही। रात भी हो चुकी थी। डरावनी हंसी की गूंज उन्हें दिल का दौरा पड़ ही जाता। अगर उन्हें चौपाल पहुंचने में थोड़ा और वक्त लग जाता तो चौपाल पर पहले से ही बैठक हो रही थी। श्यामलाल काका, हमने उसे देखा, वो सच में वहां है। मैंने कहा था तुम लोगों से। अब वो तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं, तो अब क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुरक्षा के लिए उस पेड़ की आत्मा से बचने का कुछ तो उपाय होगा। उपाय तो अब पंडित जी ही बता सकते हैं। चलो, सुबह पंडित जी से मुलाकात करके ही कुछ सुझाव मिलेगा। फिर अगली सुबह राजू गांव के पंडित जी के पास गए, जो इस आत्मा के बारे में जानते थे। उन दोनों ने जब पंडित जी को बच्चे का गायब होना और परछाई का दिखना जैसी घटना बताई, तो पंडित जी समझ गए। हाँ, बहुत साल पहले की बात है। इस गांव में एक विमला नाम की औरत थी। विमला इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया कि जो भी उस पेड़ के पास जाएगा वो उसे मौत के घाट उतार देगी। तो क्या वो अब भी बदला ले रही है? हाँ, और जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी वो आत्मा गांव वालों को सताती रहेगी। तो पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा इस आत्मा से बचने का। हाँ है, तो चलो रात को सबको पेड़ के पास इकट्ठा होने के लिए कहो, मैं वहीं मिलूंगा। पूरी तैयारी के साथ फिर वे दोनों चले गए और पूरे गांव वालों को पंडित जी की सूचना दे दी। रात को गांव वालों ने हवन शुरू किया। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। फिर से वही डरावनी हंसी गूंजी। पेड़ के ऊपर से विमला की आत्मा प्रकट हुई। तुम्हें लगा कि मुझे जलाने से मेरा अंत हो जाएगा, अब मैं और ताकतवर हो गई हूँ। तभी श्यामलाल काका का ध्यान पेड़ के पीछे गया। पंडित जी का शव पेड़ पर लटका हुआ था। तभी श्यामलाल काका बचाओ बचाओ कर भाग गए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह मेरा और उनके बीच का मामला है। अब तुम नहीं बचोगे। अरे भाई, हर गांव में सरकारी नल लग गए हैं। बस हमारा ही गांव है जहां कोई नल नहीं लगवाता। वोट लेने आ जाते हैं, पर तरक्की के समय खाली अंगूठा दिखा देते हैं। सही कह रहे हो भाई, अभी भी कुएं से पानी खींचना पड़ता है। बताओ भला, 2-4 बाल्टी थोड़ी ही ना है जो निकाल लो। ऊपर से आजकल के नौजवान बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते। हम बूढ़ों को ही पानी खींचना पड़ता है। तभी एक आवाज आती है। एक रात रीना जंगल लकड़ियां लेने जाती है। रीना जैसे जंगल और बढ़ती है, उसे एकदम झटका लगता है, जैसे किसी ने उसे बीच में ही पकड़ ली हो। रीना जंगल में इधर उधर देखती है। अरे, यहाँ तो कोई फिर आवाज कहाँ आ रही है? फिर रीना रुक जाती है। रीना जैसे ही फिर से चलने लगती है, फिर रुक जाती है और साथ ही एक डरावनी आवाज आती है, लकड़ी चाहिए तो खुद अंदर आकर लेना पड़ेगा। रीना अब थोड़ी डर जाती है। वो हिम्मत बांधकर हवेली में झांकने लगती है तो उसे एक डरावना चेहरा दिखता है, एक भयानक भूत। भूत को देख वो सहम जाती है और अपने उल्टे कदम पीछे आने लगती है।
तभी भूत रीना को अंदर की तरफ जोर से खींचता है और रीना में खींची चली जाती है। अरे बचाओ कोई, भूत भूत कोई बचाओ। तभी एक जोर की आवाज आती है। आवाज सुनकर पड़ोस वाले हवेली के पास आते हैं। एक पड़ोसन हवेली के अंदर झांकते हुए आवाज लगाती है, रीना, अरे रीना, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? रीना सब सुन पा रही थी। उसकी आवाज हवेली से बाहर नहीं आ रही थी। अब उसका गला भी बंद हो गया था और देखते ही देखते रीना लोगों को दिखना बंद हो गई। देखो एक और जान, इस पानी के चक्कर में कितनी जानें जा चुकी हैं और कितनी मौत भेंट चढ़ेंगी यहाँ। तभी अचानक हवा और आंधी के झोंके के साथ वो चुड़ैल प्रकट होती है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही होती हैं। वो गुस्से में चीखी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिसने मेरी आम ली वो मरेगा। और अब इस नीरज की बारी है। मैं इसको कतई नहीं छोड़ूंगी। वो नीरज की तरफ बढ़ती है और चुड़ैल चिल्लाने लगती है, तेरा समय पूरा हो चुका है। Kenapa tak tidur lagi, ha?